आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण या साधन। आमंड और पावेल के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में अनवरत चलती रहती है। इसी प्रकार एलन बॉल राजनीतिक समाजीकरण को एक ऐसी शिक्षा मानते हैं जो मनुष्य के बचपन तक ही सीमित नहीं रहती वरन संपूर्ण जीवन तक चलती रहती है। इस प्रकार समाजीकरण और राजनीतिक समाजीकरण की निरंतर चलने वाली इस प्रक्रिया में अनेक तत्वों की भूमिका रहती है। पहला, परिवार। परिवार जिसे परंपरागत रूप में नागरिकता की प्रथम पाठशाला कहा जाता रहा है, राजनीतिक समाजीकरण का निश्चित रूप से न केवल प्रथम वरन सर्वोच्च महत्व का अभिकरण है। परिवार बच्चे के जीवन का पहला समूह है जिसके अभिन्न अंग के रूप में बच्चे का विकास प्रारंभ होता है। परिवार का महत्व इस कारण भी है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही समय सीखने के लिए सबसे अधिक अनुकूल होता है। समाजीकरण और राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार में अप्रकट रूप से प्रारंभ होती है। बच्चा सर्वप्रथम माता पिता की सत्ता के संपर्क में आता है और यही से उसके सत्ता के प्रति दृष्टिकोण निर्धारित होता है। आदेशों का पालन या विरोध, श्रद्धा भावना या व्यवस्था के प्रति उदासीनता की नींव यहीं पर रखी जाती है। परिवार में सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया है अथवा परिवार का मुखिया अकेले ही निर्णय लेता है और निर्णयों को लागू किस प्रकार किया जाता है आदि बातों का बच्चों के मानस पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का प्रारंभिक अनुभव बच्चे की राजनीतिक क्षमता में वृद्धि कर सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में विचारों के आदान प्रदान का बुद्धि चातुर्य प्रदान कर सकता है और ऐसी स्थिति में उसके वयस्क होने पर राजव्यवस्था में उसकी सक्रिय भागीदारी की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके नितांत विपरीत यदि बच्चे के प्रारंभिक जीवन में विरोध भावना जन्म ले तो स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले आज्ञा पालन के पाठों का उस पर कोई असर नहीं होता। अधिक राजनीतिक चेतना वाले कुछ देशों में तो परिवार प्रकट राजनीतिक समाजीकरण का कार्य भी करते हैं और व्यक्ति का राजनीतिक दल भी पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही निर्धारित हो जाता है। स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थाएं। स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थाएं राजनीतिक समाजीकरण को निर्धारित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण अभिकरण है। परिवार से निकलकर बच्चा स्कूल में ही प्रवेश करता है और स्कूल तथा अन्य शिक्षण संस्थाएं प्रकट अथवा अप्रकट दोनों ही रूप में राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करते हैं। यद्यपि इस स्थिति में कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन सामान्य बात यह है कि औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्ति व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण की दिशा में अधिक प्रमुख लेकिन अशिक्षित व्यक्ति कम प्रमुख भूमिका ही निभाता है। आमंड और वर्बा विश्वास करते हैं कि जितनी अधिक एक व्यक्ति की शिक्षा होगी उतना ही अधिक उसे राजनीतिक ज्ञान होगा और राजनीतिक सरकारी प्रक्रिया को समझ पाएगा, राजनीति में सक्रिय होगा, उसके राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी। यही कारण है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शैक्षिक समूह। राजनीतिक समाजीकरण के प्रसंग में परिवार और स्कूलों के साथ साथ ही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोविनोद के क्षेत्र में जुड़े औपचारिक अनौपचारिक समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अनौपचारिक समूहों का स्थान आगे चलकर औपचारिक समूह ले लेते हैं। मजदूर संघ, कृषक संघ, सरकार कर्मचारियों के संघ, उद्योग मंडल आदि। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में भागीदारी या हड़ताल में भाग लेना नियोक्ता और कामगार दोनों के लिए समाजीकरण के शक्तिशाली अनुभव सिद्ध हो सकते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के प्रसंग में धार्मिक समुदायों की यह महत्वपूर्ण भूमिका कभी भी भयावह परिणामों को जन्म दे सकती है। जनसंचार के माध्यम। समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन आदि जनसंचार के माध्यम लोकमत के निर्माण में महत्वपूर्ण साधन होने के नाते राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये माध्यम न केवल तत्काल घटित विशिष्ट राजनीतिक घटना के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं वरन नागरिकों के राजनीतिक विचारों के निर्धारण में भी कभी कम कभी अधिक भूमिका निभाते हैं। वर्तमान युग में तो जनसंचार के साधन व्यक्ति के जीवन पर छा से गए हैं। यही कारण है कि विभिन्न देशों की सरकारें अपने नागरिकों के राजनीतिक अभिमुखीकरण को इन साधनों के माध्यम से विशेष सांचे में ढालने का प्रयत्न करती है। जनसंचार के माध्यम समाजीकरण का समस्त कार्य तभी भली भांति कर पाते हैं जबकि उनकी विश्वसनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल अपनी प्रकृति से ही राजनीतिक समाजीकरण के महत्वपूर्ण साधन है। ये दल राजनीतिक समाजीकरण का कार्य दोहरे रूप में करते हैं। सत्ता प्राप्ति राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है, अतः एक ओर तो वे राजनीति को व्यक्ति के घर की चौखट तक ले जाते हैं तथा दूसरी ओर वे सामाजिक व्यक्ति को घसीट कर राजनीति में ले आते हैं।
राजनीतिक दलों का प्रत्येक सरकार की शासन व्यवस्था में सक्रिय देखा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों को एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करनी होती है, अतः प्रत्येक राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे ढंग से समाजीकरण करता है कि व्यक्ति उस दल के अनुरूप ही राजनीतिक विचारों को अपना ले। राजनीतिक दल कभी तो विद्यमान राजनीतिक संस्कृति को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं और कभी राजनीतिक संस्कृति के विद्यमान महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की चेष्टा करते हैं। शासन व्यवस्था और राज व्यवस्था से संपर्क, प्रत्यक्ष संपर्क। प्रत्येक व्यक्ति कम या अधिक मात्रा में शासन और राज व्यवस्था से प्रत्यक्ष संपर्क में आता है और अंतोगतवा तो शासन और राज व्यवस्था से ये प्रत्यक्ष संपर्क ही उसके राजनीतिक समाजीकरण को दिशा देता है। परिवार और स्कूल व्यक्ति को राज व्यवस्था के प्रति चाहे कैसे ही रचनात्मक विचार क्यों न प्रदान करें, व्यवहार में जब व्यक्ति कार्य करने की अपनी योग्यता के बावजूद लंबी बेरोजगारी भुगतता है, उसे रोज रोज राशन की लंबी कतारों में खड़ा होना होता है, अथवा जब वह सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा भुगतता है तो व्यवस्था के प्रति उसकी आस्था को आघात पहुंचता है। इससे भी अधिक उसे पुलिस के हाथों यातनाएं भुगतनी पड़े या घोर राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार का सामना करने पड़े तो वह समस्त व्यवस्था के प्रति विद्रोही की भूमिका को अपना लेता है। उपयुक्त के अतिरिक्त भी राजनीतिक समाजीकरण के अन्य कुछ अभिकरण होते हैं। उदाहरण के लिए राजनीतिक समाजीकरण में प्रतीकों की भूमिका का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान, मई दिवस परेड, राज्याभिषेक और राष्ट्रपति का उद्घाटन, मार्क्स, लेनिन, गांधी की जयंतियाँ। राजनीतिक समाजीकरण की दृष्टि से आयोजित कार्यक्रम राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के ही अंग है। उपयुक्त अभिकरणों में कौन अधिक प्रभावी होगा और कौन कम प्रभावी, यह राजव्यवस्था की प्रकृति और देश काल की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक राजनीतिक व्यवस्था के अपने आदर्शों का निर्धारण करना कठिन नहीं होता, कठिन कार्य इन आदर्शों की सिद्धि होता है। राष्ट्रीय आदर्शों की प्राप्ति तभी संभव है जबकि राजव्यवस्था के इन आदर्शों के अनुरूप राजनीतिक समाजीकरण की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। आज की परिस्थितियों में राजनीतिक समाजीकरण के महत्व को सभी पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसी कारण प्रत्येक शासक वर्ग और सत्तारूढ़ होने की इच्छा रखने वाले वर्ग राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरणों के साथ जोड़ तोड़ बिठाने की भरसक चेष्टा करते हैं। शिक्षण संस्थाओं में अपने अनुकूल पाठ्यक्रम रखे जाते हैं। प्रमुख समाचार पत्रों के संपादकों के साथ साथ व्यक्तिगत समीकरण स्थापित किए जाते हैं और दूरदर्शन आदि के माध्यम से छवि निर्माण की चेष्टा की जाती है। सच्चा राजनेता वह है जो प्रेस, सम्मेलन और आंधी तूफान में अविचलित रहे और सभी पक्षों को संतुष्ट रख सके। राजनीतिक अध्ययन और राजनीतिक जीवन में राजनीतिक समाजीकरण का महत्व असंदिग्ध है और आगे आने वाले समय में राजनीतिक समाजीकरण के महत्व में वृद्धि ही होगी।